हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 9th क्लास है। इकोनॉमिक्स हम लोग कर रहे हैं, रिवीजन चल रहा है। मैंने आपको पहले ही जब पहला चैप्टर पढ़ाया था उस टाइम समझा दिया था आपको, तो प्रॉपर आप पढ़ चुके हैं, हम रिविजन कर रहे हैं। क्लियर है? तो अगर आपके एग्जाम होंगे यहाँ पर तब भी आपको दिक्कत नहीं होने की है, क्योंकि हम सब चीज़ों को बड़े अच्छे से पढ़ चुके हैं और एक एक करके सबको गौर करके भी हमने सारी चीज़ों को देख लिया है। ठीक है? तो हम पढ़ रहे थे भारत में खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी के विषय में पढ़ रहे थे। फूड सिक्योरिटी है क्या, कैसे फूड सिक्योरिटी को डिफाइन किया है, आपदा के समय फूड सिक्योरिटी कैसे प्रभावित होती है, एक एक पहलुओं को मैं आपको अच्छे से आपको समझा चुका हूँ और हम सब इनको बड़े अच्छे से पढ़ चुके हैं और देख चुके हैं। और आज हम इसमें इतने क्वेश्चन तक बढ़ गए थे कि चीजें क्या है, मौसम बेरोजगारी की क्या है, रोजगार 4 महीने क्यों पाता है, उसके बाद वो बेरोजगार क्यों रहते हैं। इन सारे मुद्दों पर, इन सारे प्रश्नों पर हम गौर करके एक एक करके सारे क्वेश्चंस को आपका बहुत अच्छे से देख चुके थे मेरे प्यारे बच्चों। अब हमको बहुत अच्छे से देखना है। ठीक है? और इससे आगे बढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, गौर करते हैं। चलिए सबसे पहले इसी चैप्टर में हम आते हैं और अहमद की बात करते हैं। अहमद की कहानी को देखते हैं। अहमद कोई आप जैसा ही बच्चा है। अहमद बेंगलोर में रिक्शा चलाता है। वह अपने 3 भाइयों 2 बहनों बूढ़े माँ बाप के साथ झुग्गी और झुमरी तलैया से आया है। कैसा है? झुमरी तलैया से आया है। वह एक झुग्गी में रहता है। उसके परिवार के समस्त सदस्यों का पालन पोषण रिक्शा चलाने वाले से होने वाले प्रतिदिन आय पर निर्भर है। देखिए, झुग्गी में रहता है और उसका मुख्य व्यवसाय क्या है? रिक्शा चलाता है। और उसी रिक्शा चलाने से क्या होता है? इन सारी चीजों पर आपकी निर्भरता होती है। बहरहाल उसका रोजगार सुरक्षित नहीं है और उसकी आय प्रतिदिन घटती बढ़ती रहती है। कभी कभी वह इतना काम कर लेता है कि समस्त दैनिक आवश्यकताओं की चीजें खरीदने के पश्चात अपनी आय में से कुछ बचा लेता है। वह दिन में वह मुश्किल से इतना काम कम पाता है कि दैनिक आवश्यकता वस्तुएं खरीद सके। सौभाग्यवश अहमद को एक पीला कार्ड प्राप्त है, जो कि निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का पीडीएस कार्ड है। इस कार्ड से अहमद अपनी दैनिक जरूरतों के उपभोग के लिए पर्याप्त मात्रा में गेहूं, चावल, धान, चीनी, मिट्टी का तेल, वह चीजों को बाजार कीमत से आधी कीमत पर प्राप्त कर लेता है। कहां से प्राप्त करता है? अब आपने सुना होगा राशन कार्ड बनते हैं। क्लियर है? उस कार्ड के माध्यम से ही उनको सारी चीजें प्राप्त होती है। ठीक? गेहूं, चावल, चीनी के मिट्टी, ये चीनी हो गया, मिट्टी का तेल अब तो नहीं मिलता क्योंकि लाइट हमारे यहाँ पहुंच गई है। इन सब चीजों तक आपका दिखाई देती है। आधी कीमतें हमको मिलती हैं। ये सारी चीजें कीमतें आपको प्राप्त होती हैं। और जो उनका मासिक भंडार है, विशेष चीज खरीद है, इन सब पर। और जिनका दुकानदार निर्धनता रेखा से नीचे के लिए खुली है, तो तरह अहमद अपनी अपर्याप्त आय से बड़े परिवार का किसी तरह से पालन पोषण कर रहा है और वह अकेला कमाने वाला सदस्य है। कैसा है? अपने घर में अकेला कमाने वाला वो मेंबर है। अकेला क्या होता है? वो कमाता है। देख लिया आपने इतना? अब चलिए, तो ये अब आप मुझे बताइए, जैसे इसमें प्रश्न चल रहा है, पहला प्रश्न हमारे सामने है, क्या रिक्शा चलाने से अहमद नियमित आय कमाता है? अब आप बताइए, ये नियमित आय कैसे हो सकती है जब कोई व्यक्ति आपका आपका कहाँ लगा है? आपका गैर नियोजित क्षेत्र में है। आप कहेंगे सर अनऑर्गेनाइज सेक्टर आप कैसे हुआ? क्योंकि वो अगर अपना रिक्शा नहीं चलाएगा तो उसके पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे तो उसकी आय अपने अब उसकी आय का जोखिम हो गया। क्लियर है? तो क्या रिक्शा चलाना नियमित आय है? तो नहीं, ये नियमित आय नहीं। हमको चर्चा करनी है, यही आपका प्रश्न के रूप में भी हो सकता है। तो ये आपका नियमित आय नहीं है, ये आप ध्यान रखिए। क्या नहीं है? नियमित आय नहीं है। ठीक? रिक्शा चलाने से होने वाली थोड़ी सी आय के बावजूद पीला कार्ड अहमद को अपना परिवार चलाने में कैसे मदद कर रहा है? अभी हमने पढ़ा
चाहे वो गेहूं हो, चावल हो, चीनी हो, मिट्टी का तेल हो, ये सारे उसको आधे दाम से कम दाम पर मिल रहे हैं, आधे दाम पर। तो कितनी अच्छी बात है। एक तो वो गरीब है, पूरा परिवार अपने जो हाँ उसका डिपेंडेंसी है वो आपके रिक्शे पर है, इतना पैसा वो नहीं कमा पाए जो अपने परिवार को अच्छा खिलाए। राशन कार्ड है, सरकार उसको सस्ता राशन गल्ला आपको प्रोवाइड करा रही है, उसी से वो अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। ठीक। और रामू खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित होता है। कैसा है? खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित होता है। क्यों? क्योंकि आप अगर यहाँ देखेंगे तो वो क्या है, देखिए, राशन के कार्ड से वो सारी चीजों को आधी कीमत प्राप्त कर रहा है, अपना मासिक भंडारा एक विशेष दिन में खरीदता है, जिस दुकान खरीदता है वो निर्धन रेखा के नीचे वाली है, और परिवार का पालन पोषण करने में दिक्कत होती है क्योंकि कमाने वाले सदस्य कम हैं। अब अगर किसी फैमिली के लोग कमाने वाले कम होंगे तो ये दिक्कतें आएंगी। अगर मैं आपसे पूछूं, क्या अहमद की कहानी आपके गांव परिवार में किसी से मिलती है, या आप अहमद की कहानी से क्या सीखते हैं, और भविष्य में कैसे अहमद अपना परिवार चलाएगा, क्या इस विषय में कुछ जानते हैं आप? देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। सबसे पहले इसको देखिए, खाद्य पदार्थ खरीदने में असामर्थ्यता के साथ सामाजिक संरचना भी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा की भूमिका निभाती है। कह रहे जो हमारी फूड सिक्योरिटी के जो पार्ट हैं, अगर हम उनको नहीं खरीद पाते तो समाज की संरचना में खाद्य में क्या होगा? असुरक्षा आएगी। आपके पास अगर इतना पैसा नहीं है या आप किसी चीज को खरीदने के लिए सामर्थ्य नहीं है तो पूरी संरचना में आप कैसे होगे? अनफूड सिक्योरिटी में के अंतर्गत आप आ गए। कह रहे हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियां के कुछ वर्ग जिनमें आपका निचले वर्ग, आप देखते हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जातियों को हम क्या मानते हैं? निचली जाति के रूप में रखते हैं। का या तो भूमि पर आधार कमजोर होता है या फिर भूमि की उत्पादकता में उनको कम होती है। अब या तो उनकी उत्पादकता कैसी होगी? प्रोड्यूस कम होगा, उनके पास इतनी लैंड नहीं है, और लैंड है तो उनके पास उतना प्रोडक्शन नहीं है जितना उनको चाहिए। क्लियर है? अब खाने के लिए हो रहा है लेकिन अधिशेष तो नहीं है ना, वो बेचकर अतिरिक्त आय कमाने के लिए बहुत उनको दिक्कत का झेलना पड़ता है। वे खाद्य की दृष्टि से शीघ्र असुरक्षित हो जाते हैं। वे लोग भी खाद्य की दृष्टि से भी सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं। वे प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होते हैं, जिन्हें काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है। कुपोषण के लिए अधिक महिलाएं प्रभावित हैं। काम की जगह कहाँ जाएंगे? किसी दूसरी जगह उनको जाना पड़ता है। और कुपोषण का उनका सबसे बड़ा कारण है आपकी महिला, क्योंकि अगर उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, जिस चीज की आपके शरीर को जरूरत है, खाली रोटी और सब्जी खाकर ही शरीर का जो आपका पूरा पोत पूरा नहीं हो सकता, उसको पोषक तत्वों की जरूरत है, उसको विटामिन चाहिए, उसको कुछ मिनरल चाहिए, दूध चाहिए, दही चाहिए, अंडा चाहिए, ये सारी चीजें उनको चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं मिलती है तो शरीर कुपोषित हो जाता है। यानी कि जब पोषण ना मिले उसकी वजह से शरीर में जो होने वाले विकार उत्पन्न होते हैं, बायोलॉजी में पढ़ेंगे, साइंस में, तो वो कुपोषण के दायरे में आते हैं। और कह रहे हैं ये सारी चीजें क्या है? ये गंभीर चिंता का विषय है। यानी कि आप इसको हल्के मत लीजिए, लफ्ज को लाइट मत सोचिए कि महिला अगर बाप की कुपोषित है तो आपने छोड़ दिया। नहीं, ये एक गंभीर मसला है, क्योंकि इससे आजन्मे बच्चों का भी कुपोषण का खतरा रहता है। अगर महिला कुपोषित होगी तो उसके बच्चों को पोषण कहाँ से मिलेगा? अगर मान लीजिए वो आपकी महिला है और वो अपने बच्चों को जब भी जन्म देगी तो बच्चा कैसा होगा? उस बच्चे को कुपोषण का खतरा बना रहेगा, यानी कि वो स्वस्थ नहीं होगा, बार बार उसको बीमारियां पकड़ लेंगी। ये सारी चिंताएं आपका बरकरार बनी रहती हैं। असुरक्षा से ग्रस्त आबादी का बड़ा भाग गर्भवती और दूध पिला रही महिला और 5 साल तक के कम उम्र के बच्चों का है। देश के कुछ क्षेत्र जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े, जहां राज्य गरीब अधिक हैं, आदिवासी सुदूर क्षेत्र प्राकृतिक आपदा से बार बार प्रभावित होते हैं, आदि को खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की संख्या अनुपातिक रूप से बहुत अधिक है। वास्तव में उत्तर प्रदेश यानी कि पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी हिस्सा, ईस्टर्न पार्ट, साउथ ईस्ट हिस्सा। अब आप मुझे चलिए छोड़िए, पूर्वी पार्ट बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल,
छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भागों में खाद्यान्न की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की सर्वाधिक संख्या है। कह रहे ये वो क्षेत्र है जहां पर आप देखोगे कुछ स्पेशल राज्य उन्होंने दिए हैं। कह रहे हैं कि उस स्पेशल राज्यों में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर लोग अनफूड सिक्योरिटी है, यानी कि यहाँ आज भी लोगों को अपने भोजन के लेकर, मान लीजिए उनके पास साल भर का जितना भोजन होना चाहिए वर्ष भर, उसके लिए वो आज भी अनसिक्योर रहते हैं, चाहे वो कारण सूखा हो, आपदा हो, उत्पादन कम हो, बराबर रोजगार ना मिलना हो, कुछ ना कुछ ऐसे कारण हैं जो इन सब चीजों को आपका प्रभावित करते हैं। और ये राज्य आपको इस प्रकार है जिनको आपको एक बार देखना। भूखमरी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित को इंगित करती है। ये जो भूखमरी है वो अनफूड सिक्योरिटी को भी क्या करती है, इंडिकेशन करती है। अब कोई व्यक्ति अनफूड सिक्योर होगा, सोचिए, भूखमरी गरीबी का एक अभिव्यक्ति है नहीं है, गरीबी लाती है। इस तरह की खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित होने पर वर्तमान भूखमरी समाप्त हो जाती है और भविष्य में भूखमरी का खतरा कम हो जाता है। भूखमरी के दीर्घकालिक और मौसमिक आयाम हैं। दीर्घकालिक भूखमरी मात्रा गुणात्मक के आधार पर अपर्याप्त आहार ग्रहण करने के कारण होती है। देखिए, ध्यान दीजिए कि जो दीर्घकालिक भूखमरी है, जो आपका लॉन्ग टर्म आपका भूखमरी बनी रहती है, वो कब होती है, जब पर्याप्त मात्रा में, यानी कि जितनी क्वांटिटी में आपको चीजें चाहिए, जिस क्वालिटी में आपको चीजें चाहिए, वो आपको निरंतर आहार ना मिले। अब मान लीजिए किसी को अगर प्रॉपर कैल्शियम नहीं मिलेगा, उसकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, बोन मैरो में ज्वाइंट पेन उनको होने लगेगा। क्लियर है? अगर किसी को विटामिन सी नहीं मिलेगा, उसकी आंखों में फर्क पड़ेगा, हेयर फॉल होने लगेगा उसको। क्लियर है? उसके सर में दर्द रहने लगेगा। ये सारी चीजें हैं, तो हमको पर्याप्त हमारे शरीर की आवश्यकता के अनुसार वो चीजें हमको चाहिए। क्लियर है? अगर वो चीज लॉन्ग टर्म बन रही है। क्लियर है? अगर आप दूध नहीं पीते तब भी आप भूखमरी की आप अपनी कैटेगरी में हैं, और आप अगर अच्छा पर्याप्त भोजन नहीं करते जो आपको शरीर के लिए चाहिए, केवल आप दाल और चावल खाने को पर्याप्त भोजन नहीं मान सकते। आपको मौसमी सब्जियां, मौसमी फल, आपको ये सारी चीजें ग्रहण करने होंगे, तो ही आप मान सकते हैं कि हाँ, आप पोषण स्तर के उस लेवल को पकड़ रहे हैं जो आपका शरीर और बौद्धिक विकास को करता है। क्लियर है? गरीब लोग अपनी अत्यंत निम्न आय मतलब जब लोगों के पास पैसा कम है तो उसको खर्च भी कम ही करेंगे ना, और जीवित रहने के लिए खाद्य पदार्थ खरीदने में आसक्त के कारण दीर्घकालिक भूखमरी से ग्रस्त है। यही कारण है कि जो आपकी भूखमरी है वो जो है आपकी बनी हुई है। ठीक है? तो ये सारी चीजें आपको देखनी होंगी, कैसे आपका बना हुआ है। ठीक है? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे महिलाओं को दूध पिला रही हैं, इस चीज को लेकर है। देख लिया? अब आप इसी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार सर्वेक्षण NHFS 1998 से 1990 के अनुसार महिला और बच्चों की संख्या लगभग 11 करोड़ थी। चलिए अब देखिए, भूखमरी फसल उपजाने और काटने के चक्र से संबंध है। कैसे है? फसल को उगाना और फसल को काटने का जो एक साइकिल है, साइकिल मतलब फसल को बोना, उगाना, पैदा करना, एक टाइम लगता है, उसी को बोलते हैं आपका क्रॉप साइकिल बोलते हैं। यह ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्रियाओं की मौसमी प्रकृति के कारण तथा नगरीय क्षेत्रों में अनियमित श्रमिक के कारण, जैसे बरसात के मौसम में अनियमित निर्माण श्रमिकों का कम काम होना। कह रही जैसे ही बरसात का मौसम आता है, क्लियर है, तो जितना भी आपका निर्माण संबंधी जो आपके श्रमिक होते हैं, इस तरह की भुखमरी तभी होती है जब व्यक्ति पूरे देश में काम करने में असक्षम हो। तो आप सारणी 4 महत्वों को देखिए कि भारत में मौसमी और साथ ही दीर्घकालिक भूखमरी के प्रतिशत में गिरावट आई है। ठीक है? और भूखमरी के प्रकार को भी हम देख सकते हैं।
अब देखिए, पंजाब का एक किसान है और HY बीज, कौन से बीज हैं? HY, यानी कि अधिक उत्पादन देने वाले बीज। भारत में भुखमरी से ग्रस्त परिवार का प्रतिशत, ये 1983, 1994, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, ये शहरी क्षेत्रों में है, ये आपका ग्रामीण क्षेत्रों में है। ठीक है, कह रहे हैं कि स्वतंत्रता के बाद खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर होने का भारत का लक्ष्य है कि कुछ भी हो जाए, आजाद होने के बाद सबसे पहली प्रॉब्लम हमारे पास थी अन्न, फूड, यानी कि फूड सिक्योरिटी। हम कैसे खाद्यान्न को सुरक्षित करें, सबसे पहली समस्या हमारे सामने ये थी, क्योंकि हमारे पास जो आपका गरीबी थी, बहुत बड़ी संख्या हमारे पास गरीब थी, और एक इतनी बड़ी संख्या को खाना खिलाना एक अपने आप में सबसे बड़ा चैलेंज था। आप उस समय डेवलपमेंट की तो बात ही छोड़ दीजिए, ठीक, साइंस टेक्नोलॉजी की बात ही छोड़ दीजिए, विज्ञान इंडस्ट्री की बात छोड़ दीजिए, पहला था जितनी हमारी जनता थी उस जनता को खाना कैसे खिलाया जाए। सबसे पहला तो क्वेश्चन हमारे सामने और चैलेंजिंग का फेस यही था। अब देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय नीति निर्माताओं ने, यानी कि जो भारत के लिए नीति बना रहे थे, ने खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के सभी उपाय हुए कि कुछ भी हो जाए, कम से कम इतना तो हम कर ही लें कि खाद्यान्न में हम आत्मनिर्भर, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं। हमें किसी की तरफ आपका खाद्यान्न में ना देखना पड़े, ना हमें सोचना पड़े। भारत ने कृषि में एक नई रणनीति अपनाई जिसकी आपका परिगणना हरित क्रांति में हुई, और विशेषकर गेहूं, चावल के उत्पादन में। हरित क्रांति आई तो हमारे पास गेहूं और चावल का उत्पादन बढ़ा, और गेहूं चावल का उत्पादन बढ़ने पर हम लोगों को फूड सिक्योरिटी आपके महसूस हुई। क्लियर है? आप देखिए, चीजें बढ़ेंगे तो होगा। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति शीर्षक एक विशेष डाक टिकट जारी किया। कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति का प्रभावशाली प्रगति को अधिकतर रूप में दर्ज दिया गया। गेहूं की सफलता के बाद चावल के क्षेत्र में सफलता आपके पुनरावृत्ति हुई। बहरहाल अनाज की उपज में वृद्धि समानुपाती नहीं थी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक हुई, जो कि 44.01% और 30.21 करोड़ टन से 2015-16 में, वर्ष 2015-16 का कुल अनाजों का उत्पादन इतने करोड़ टन है। वर्ष 2016-17 के कुल अनाजों का उत्पादन इतने करोड़ टन, और उत्पादन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। ठीक, गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो कि आपका 26.87 और आपका 17.669 करोड़, जो आपका 2016-17 में। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में चावल के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, यानी कि हरित क्रांति ने जो अधिक पैदावार देने वाले बीज थे, जब उनको लगाया गया, गेहूं चावलों में उनका रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन हुआ। आप इसको करोड़ टन में देख सकते हैं। जहां हम लोग चावल के लिए यूएस पर निर्भर थे, गेहूं के लिए आपको कनाडा पर निर्भर थे, वहां से हमें दया दृष्टि के रूप में वहां चीजें मिलती थी, लेकिन आज देखिए हमारे पास फूड सिक्योरिटी है और हम अपने ऊपर ही डिपेंडेंट है। माइक लेकर पढ़ेगा कोई बच्चा? चलिए, कोई भी एक बच्चा खड़ा हो जाए बेटा और माइक लेके आप चैप्टर को पढ़ें। शाबाश। जीआईसी शांतिपुरी, जीआईसी शांतिपुरी, आप लोग पढ़ोगे बेटा माइक लेकर। क्या नाम है आपका? नवीन। नवीन, चलिए बेटा आप पढ़ना शुरू करें। धीरे धीरे पढ़ेंगे और माइक को मुंह के पास रखेंगे ताकि सबको आवाज आए। भारत में खाद्य सुरक्षा। 70 के दशक के प्रारंभ में हरित क्रांति के आने के बाद से मौसम की विपरीत दशाओं के दौरान भी देश में अकाल नहीं पड़ा है। देश भर में उपजाऊ जाने वाली विविध फसलों के कारण भारत पिछले 30 वर्षों
के दौरान खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर बन गया है। सरकार द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार की गई खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के कारण देश में खराब मौसम स्थितियों के बावजूद अथवा किसी अन्य कारण से अनाज की उपलब्धता और भी सुनिश्चित हो गई है। इस व्यवस्था के दो घटक हैं, पहला बफर स्टॉक और दूसरा सार्वजनिक वितरण प्रणाली। भारत में खाद्य सुरक्षा बफर स्टॉक क्या है? बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल का भंडार है। भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है। किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती है। इस मूल्य को न्यूनतम समर्थन कीमत कहा जाता है। इन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुआई के मौसम से पहले सरकार न्यूनतम समर्थित कीमत की घोषणा करती है। खरीदते हुए अनाज खाद्य भंडारों में रखे जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि सरकार हो गया ये। बफर स्टॉक क्यों बनती है? ऐसा कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीबों वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। इस कीमत को निर्गम कीमत भी कहते हैं, जो खराब मौसम में या फिर आपदा काल में अनाज की कमी की समस्या हल करने में भी मदद करता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरण करती है। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस कहते हैं। अब अधिकांश क्षेत्रों, गांवों, कस्बों और शहरों में राशन की दुकानें हैं। देश भर में लगभग 5 लाख राशन की दुकानें हैं। राशन की दुकानों में जिन्हें उचित दर वाली दुकानें कहा जाता है, खाद्यान्न और खाना पकाने के लिए मिट्टी के तेल का भंडार होता है। ये सब बाजार कीमत से कम कीमत पर लोगों को बेचा जाता है। राशन कार्ड रखने वाले कोई भी परिवार प्रति माह इनकी एक अनुबंधित मात्रा जैसे 35 किलोग्राम अनाज, 5 लीटर मिट्टी का तेल, 5 किलोग्राम चीनी आदि निकटवर्ती राशन की दुकान से खरीदा सकता है। भारत में राशन व्यवस्था की शुरुआत बंगाल के अकाल की पृष्ठभूमि में 1940 के दशक में हुई। हरित क्रांति से पूर्व भारी खाद्य संकट के कारण 60 के दशक के दौरान राशन की गई। गरीब स्तरों को ध्यान में रखते हुए 70 के दशक के मध्य एनएसएसओ की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य संबंधी 3 महत्वपूर्ण अनुच्छेद कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो पहले से ही थी, लेकिन उसे और मजबूत किया गया। एकीकृत बाल विकास सेवाएं ICDS जो प्रायोगिक आधार पर 1975 में काम के बदले अनाज AFFW 1977 से 1978 में प्रारंभ। इन वर्षों में कई नए कार्यक्रम शुरू किए गए और कार्यक्रमों को चलाने के बढ़ते अनुभव के आधार पर अन्य कार्यक्रमों का पुनर्गठन किया गया। वर्तमान में अनेक गरीब उन्मूलन कार्य चल रहे हैं जो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में है। इनमें स्पष्ट रूप से घटक खाद्य भी है, जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली, दोपहर का भोजन आदि विशेष रूप से खाद्य की दृष्टि से सुरक्षा के कार्यक्रम है। अधिकतर एपी भी खाद्य सुरक्षा बढ़ाते हैं। रोजगार कार्यक्रम गरीबी की आय में बढ़ोतरी कर खाद्य सुरक्षा में बड़ा योगदान करते हैं। बैठ जाइए बेटा, शाबाश। GIC शांतिपुरी, चलिए शाबाश, बैठ जाइए आप। अब हम बात कर रहे थे भारत में फूड सिक्योरिटी की, खाद्य सुरक्षा। तो 1970 के दशक के बाद भारत में क्या हुआ? हरित क्रांति आई। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? लिखिए, और जब नेक्स्ट क्लास में आए तो मुझे बताइएगा जरूर। लिख लीजिए, नोट करिए, भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है?
लिख लीजिए बेटा, काम आएगा। अब मुझे ना बताएं, खुद भी ढूंढ लेंगे तो भी काम आएगा आपके। भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? लिखिए, शाबाश। भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? और दूसरा क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन क्या हुआ? भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? दूसरा क्वेश्चन लिखिए, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है? एक भारत है, एक विश्व में। तो पहला क्वेश्चन हो गया, भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है। आप घर जाइए, बुक ढूंढिए, अपने बड़ों से पूछिए, गूगल करिए, बहरहाल आप इसका आंसर लिखिए। क्लियर है? ये आपको ढूंढना है। ठीक है, ठीक। चलिए, और अगर एक क्वेश्चन और ढूंढना हो तो आप ये ढूंढिएगा कि भारत में हरित क्रांति का जन्म स्थान कहाँ है। लिखिए लिखिए लिखिए, भारत में हरित क्रांति का जन्म स्थान कहाँ है। यानी कि जो HY बीज थे, अधिक पैदावार देने वाले बीज कहाँ बने, इतना मैं आपको बता दूं, वो जगह उत्तराखंड में ही है, इसलिए मैंने आपको बोला है और ढूंढना है। ठीक है, चलिए, ये 3 क्वेश्चन मैं आपको देके जा रहा हूं, क्योंकि फूड सिक्योरिटी पढ़ा रहा था, समय भी समाप्त हो रहा है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो आपके पास रस्सा, जो आपके यहाँ दुकान है कंट्रोल की, उसमें चावल गेहूं कैसे आप तक पहुंचता है, उसका पूरा प्रोसेस ये ही बच्चा पढ़ रहा था, शायद उनको ध्यान नहीं रहा इतना पढ़ते हुए। 2 चीजों का जिक्र किया गया, बफर स्टॉक और आपका PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आप देखते हैं ना, गांव में कार्ड बने होते हैं, BPL, APL, राशन का कार्ड, पीला कार्ड, लाल कार्ड, सफेद कार्ड होते हैं ना, ये 3 कार्ड होते हैं। तो वैसे ही आपको सस्ती दर पर गेहूं, चावल मिलता है, चीनी मिलती है, नमक मिलता है, और कभी कभी दाल भी आती है, विशेष तौर पर आता है ना बच्चों, वो सब इसी के माध्यम से मिलता है। ठीक है, तो फिलहाल आज इतना ही करेंगे, समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।